राजा विक्रम घने काले जंगल में आधी रात को बहुत ही भयानक राक्षस के पास पहुंचते हैं। राक्षस उन्हें देखकर सोच में पड़ जाता है और उनसे पूछता है, क्या बात हो गई राजा, यहाँ पर क्यों आए हो? दैत्यराज, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी इतनी कड़ी तपस्या का क्या अर्थ निकला। कितनी मुश्किल से यह वरदान हासिल किया था और आखिर यह वरदान कब काम आएगा? कब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनूंगा? राजा विक्रम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह वरदान पृथ्वी पर साधारण ही रहेगा और यह साधारण से असाधारण तभी बनेगा जब तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन साधु महाराज, मुझे अब तक मेरी पत्नी से कोई पुत्र नहीं हुआ और तो और आप मुझे दूसरा विवाह भी नहीं करने देते। राजा विक्रम, ध्यान से सुन। नियम के अनुसार तेरी पहली पत्नी से ही तेरा काम बनेगा और तू जानता है कि ऐसा क्यों है। तुझे अपने पुत्र और पत्नी की बलि काली अमावस रात में शमशान में देनी होगी। उसी के बाद यह वरदान सफल होगा और तू दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा। तू इतनी शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा और तुझ पर तेरी उम्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राजा। तू हजारों साल जीवित रहेगा। लेकिन हाँ, पहले तुझे अपने पुत्र का इंतजाम करना होगा। अब तू यहाँ से जा सकता है। राक्षस की बात सुनकर राजा विक्रम वापस अपने राज्य की ओर चला जाता है। कुछ महीनों बाद जब राजा विक्रम राज दरबार में सभा के साथ बैठा हुआ था कि तभी एक दासी वहां पर आ पहुंची और राजा विक्रम से बोली, महाराज की जय हो, आपके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। ऐसा कौन सा शुभ समाचार है दासी कि तुम्हें राज दरबार में बताने के लिए आना पड़ा? महाराज, आपकी पत्नी और इस राज्य की महारानी गर्भ से है। ये तो बड़े प्रसन्न की बात है। हमें इस समय का कितने वर्षों से इंतजार है। ये सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और उसने अपने गले से सोने का हार निकालकर दासी को पकड़ा दिया। दासी खुश होकर वहां से चली गई। राजा विक्रम अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, आखिरकार हमारे राज्य का राजकुमार आ ही गया। पूरे राज्य में खुशियां बनाई जाए। सही कहा महाराज, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब तक जो दूसरे राज्य के राजा पुत्र न होने की वजह से आपका मजाक उड़ाया करते थे, अब उन सब के मुंह बंद हो गए महाराज। तभी वहां खड़े राजगुरु राजा विक्रम को देखकर खुशी से बोले, महाराज, आपने पुत्र के लिए कई वर्षों से इंतजार किया है। मुझे लगता है कि आपको यह खुशी प्रजा में भी बांटनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कहते हैं राजगुरु जी। सारी प्रजा में ऐलान कर दीजिए, हम बहुत खुश हैं और हमारे राज्य में जितनी भी गरीब प्रजा है सबको आप सुबह बुलाइए। उनको इतना धन देंगे कि उनकी 7 पीढ़ियां तक भी उन्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, अब हम अपनी महारानी से मिलकर आते हैं। आप सभी मुझे आज्ञा दीजिए। इतना बोलकर राजा विक्रम तुरंत ही सभा छोड़कर अपनी पत्नी के पास आ पहुंचे और बोले, अरे महारानी, कहाँ हैं आप? आपने ये समाचार देकर हमें प्रसन्न कर दिया। हम बता नहीं सकते कि हम अंदर से कितना खुश हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं हम। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा पुत्र हो। चिंता ना करो महारानी, हमें विश्वास है कि हमारा पुत्र ही होगा। तभी राजा विक्रम के कक्ष में राजगुरु आकर बोले, महाराज, मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके पता लगाया है कि महारानी को पुत्र का योग ही बन रहा है। तभी राजा विक्रम बहुत खुश हो गया और इधर उधर देखते हुए बोला, महारानी,
हमारी पुत्री कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ गई वो? आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका भाई संसार में आने वाला है। कहाँ है राजकुमारी? महाराज, आपको तो पता ही है कि आपकी पुत्री राजकुमारी को शिकार का कितना शौक है। वह इस समय जंगल में जाने की तैयारी कर रही है। राजगुरु की बात सुनकर राजा विक्रम तुरंत ही महल के बाहर अपनी पुत्री राजकुमारी के पास आ गया। राजा विक्रम ने देखा कि महल की पुत्री 2 सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर जाने की तैयारी कर रही थी। पिताजी, आज आपके चेहरे पर तो कुछ अलग ही प्रसन्नता दिख रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पुत्री। अरे बात ही खुशी की है। मेरी पत्नी और तुम्हारी माँ गर्भ से है और राजगुरु जी बता रहे हैं कि पुत्र का योग बन रहा है। ये तो काफी अच्छी बात है पिताजी। अब काफी वर्षों से पुत्र के होने का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी, बहुत जल्दी संसार में तुम्हारा भाई भी आने वाला है। अपना ख्याल रखना और जल्द आने की कोशिश करना, क्योंकि कल हम प्रजा में गरीब लोगों को सोने के सिक्के बांटेंगे और अपने महल में एक समारोह भी रखेंगे। आसपास के राज्य के राजाओं को भी तो पता चले कि इस राज्य का राजकुमार आने वाला है। सभा में तुम्हारा उपस्थित होना अति आवश्यक है। अच्छा, मैं शिकार पर जा रही हूँ। शाम तक या कल तक लौट आऊंगी। राजकुमारी मुस्कुराती हुई दोनों सैनिकों के साथ जंगल की ओर शिकार पर चल निकली। राजकुमारी दोनों सैनिकों के साथ जंगल में काफी देर तक भटकती रही, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे जा खड़ी हुई और अपने दोनों सैनिकों से बोली, सुबह से शाम हो गई, मगर हमें अभी तक कोई भी शिकार नहीं मिला। सभी बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। कुछ देर यहीं पर आराम करते हैं। दोनों खड़े सैनिकों में से एक सैनिक ने राजकुमारी से झिझकते हुए कहा, राजकुमारी जी, हम आपको काफ़ी देर से सूचित करना चाह रहे थे, पर आप शिकार देखने में इतनी व्यस्त थी कि हमारी बातों पर आपका ध्यान नहीं गया। तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमारी जी, हम रास्ता भटक गए हैं। हम जंगल के अंदर काफ़ी दूर तक आ गए हैं। हमें यहाँ इतना अंदर तक नहीं आना चाहिए था राजकुमारी जी। हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। सैनिक की बात सुनकर राजकुमारी के सिर पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद राजकुमारी दोनों सैनिकों की तरफ देखकर बोली, चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी रास्ता तलाश लूंगी। पर मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। जरा देखो, यहाँ आसपास कोई तालाब है या नहीं। राजकुमारी ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल में अजीब सी आवाजों का शोर उत्पन्न हो उठा। उन आवाजों को सुनकर दोनों सैनिक बुरी तरह से डर गए। राजकुमारी जी, आप इन आवाज़ों को सुन रही हैं? राजपुरोहित ने कहा था, जंगल में जहाँ इस तरह की आवाज़ आती हो, वहाँ पर जरूर किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है, और उस दुनिया के वासी हम इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वे इंसानों के दुश्मन हैं राजकुमारी जी। सैनिक की आवाज सुनकर राजकुमारी क्रोधित हुई और बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मेरा आदेश है, जो जाकर तालाब को तलाश करो। राजकुमारी जी, अगर यहाँ आसपास तालाब हैं, फिर तो राजगुरु जी की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राजगुरु बता रहे थे कि जंगल के जिस हिस्से में इस तरह की आवाज़ आती है ना, वहाँ एक तालाब भी है, और जो कि शापित है राजकुमारी जी। सैनिक की बात सुनकर राजकुमारी चलते हुए बोली, तुम दोनों को तालाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रमुखी वहां से चली गई और तालाब को ढूंढने लगी। दोनों सैनिक ना चाहते हुए भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे।
चलते चलते राजकुमारी की नज़र दूर एक तालाब पर पड़ी, जिसका पानी सफ़ेद रंग की किरणों से चमक रहा था। राजकुमारी तुरंत उस तालाब के पास पहुंच गई। राजकुमारी जब उस तालाब का पानी पीने ही वाली थी कि तभी एक सैनिक राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, देखिए, हमारा आपसे निवेदन है, आप इस तालाब के पानी को मत पीजिए। यह तालाब शापित है, शापित। मैंने राजपुरोहितों को कहते हुए सुना है कि जो भी इस तालाब का पानी पीता है उसकी मृत्यु निश्चित है। राजकुमारी गुस्से से सैनिक की ओर देखकर बोली, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। मेरा गला प्यास से सूख रहा है और तुम ऊपर से बकवास किए जा रहे हो। इतना बोलकर राजकुमारी तालाब के पानी को पीने लगी और पीकर राजकुमारी दोनों सैनिकों से बोलने लगती है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ और तुम दोनों को भी प्यास लगी हो तो तुम इस तालाब का पानी पी सकते हो। तभी वहां अजीब सी आवाज आने लगी और दोनों सैनिक देखते ही देखते वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही वहां सब कुछ सामान्य हो गया। तभी राजकुमारी के कानों में किसी स्त्री के रोने की आवाज टकराई। ये क्या? अचानक मेरे दोनों सैनिक गायब हो गए। अब अचानक सब सामान्य हो गया। अभी तक तो हम तीनों के अलावा इस जंगल में कोई मौजूद नहीं था, पर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? राजकुमारी रोती हुई उस आवाज की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में उसके कदम एक घने झाड़ीदार वृक्ष के पास आकर रुक गए। वहां राजकुमारी ने देखा कि एक लड़की बिल्कुल राजकुमारी की तरह ही दिख रही थी और वो पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी। राजकुमारी उससे बोली, कौन हो तुम और तुम यहाँ अकेली खड़ी रो क्यों रही हो? हूबहू राजकुमारी की तरह दिखने वाली वो लड़की राजकुमारी से बोली, मैं तुम्हारा ही रूप हूँ राजकुमारी जी। ये बात और है कि ये रहस्य तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हें इस रहस्य को समझना है तो तुम्हें मेरे साथ तालाब की ओर चलना होगा। राजकुमारी सोचती हुई कि ये क्या हो रहा है, अपनी हमशक्ल के साथ तालाब की ओर चल पड़ती है। अचानक उसकी हमशक्ल में राजकुमारी को तालाब में धक्का दे दिया। राजकुमारी तालाब में डूब गई और तालाब में डूबते ही उसकी हमशक्ल राजकुमारी के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। राजकुमारी की हमशक्ल सीधे राज्य की ओर चल पड़ी और राजा विक्रम के महल में पहुंच गई। राजा विक्रम राजकुमारी को देखकर चौंकते हुए बोला, अरे राजकुमारी, तुम आ गई। चलो जल्दी समारोह शुरू होने वाला है। अब परंतु मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं थोड़ा विश्राम करती हूँ। इतना बोलकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। राजा विक्रम चौंकता हुआ अपनी रानी से बोला, महारानी, तुम्हें राजकुमारी का व्यवहार कुछ अजीब नहीं लगा? हो सकता है वो शिकार पर जाकर बहुत थक गई हो। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के होने पर राजा विक्रम बहुत खुश था। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार अब 5 साल का हो चुका था। एक दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी से बोला, रानी साहिबा, अब आप जंगल में चलने की तैयारी कीजिए। कई समय से मैंने एक बात आपसे छुपा रखी है। मुझे उस जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी साधु मिले। मैंने उस ज्ञानी साधु से प्रार्थना की कि वह ईश्वर से प्रार्थना करे कि मेरा पुत्र हो। तब उन्हीं साधु महाराज ने मुझे कहा कि मेरा पुत्र ही होगा। और साधु महाराज ने आशीर्वाद देते हुए ये भी कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम्हें पूरे परिवार के साथ मुझे यहाँ जंगल में आकर मिलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे राज्य और मेरे परिवार पर भारी विपत्ति आ सकती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे उस साधु से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, परंतु आपको अपनी पुत्री राजकुमारी से भी बात करनी चाहिए। 5 वर्ष पहले जब वो शिकार पर गई थी, उसके लौटने के बाद
वो ना तो किसी से बात करती है और ना ही पहले की तरह हंसती और बोलती है, बस अपने कक्ष में ही रहती है। हाँ, तुम चिंता मत करो रानी साहिबा, मैं राजकुमारी को इसी समय अपने साथ चलने के लिए मनाता हूँ। ठीक है, अब आप तैयारी कीजिए महारानी जी। और हाँ, हमारे साथ सैनिक नहीं आएंगे, जंगल में हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। इतना बोलकर राजा विक्रम सीधे अपनी पुत्री राजकुमारी के कक्ष में चला गया और सारी घटना उसे बताते हुए बोला, राजकुमारी जी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य पर और मेरे परिवार पर कोई विपत्ति आए। राजा विक्रम की बात सुनकर राजकुमारी की हमशक्ल एक अलग ही रहस्यमयी अंदाज में बोली, मुझे आपके साथ जाने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है, बल्कि मुझे तो ये करने में प्रसन्नता होगी। कुछ घंटे बाद राजा विक्रम एक भयानक घने जंगल में अपनी पत्नी राजकुमारी और अपने पुत्र के साथ खड़ा था। उस घने काले जंगल में राजा की पत्नी राजा की ओर देखकर चिंतित नजरों से बोली, क्या साधु महाराज यहीं रहते हैं? यहाँ तो घने काले जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। रानी ने इतना कहा ही था कि वहां अचानक से एक भयानक राक्षस आ धमका और राजा विक्रम की ओर देखकर हंसते हुए बोला, राजा तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अरे दैत्यराज, आपसे कहीं ज्यादा तो मुझे इस दिन का इंतजार था। इतना बोलकर राजा विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। राजा विक्रम की पत्नी राजकुमारी और पुत्र तीनों ही भयभीत हो गए। राजा विक्रम और दैत्य की हंसी उन तीनों को बहुत अजीब लगने लगी। तभी राजकुमार विक्रम की पत्नी ने बोला, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कुछ बताएंगे आप? और आपका इस तरह हंसने का अंदाज मैंने आज तक नहीं देखा। तभी राजा विक्रम क्रोधित होकर अपनी पत्नी से बोलता है, मूर्ख, मैं यहाँ तुम्हें किसी साधु से मिलवाने नहीं लाया, बल्कि मैं यहाँ तुम्हें इन दैत्यराज से मिलवाने लाया हूँ। मैं दैत्यराज को तुम्हारी राजकुमारी की और पुत्र की बलि देने के लिए लाया हूँ। ये क्या कह रहे हैं? क्या एक राजा इस तरह अपने परिवार की बलि दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? अगर जिस इंसान के सर पर संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने का जुनून सवार हो, वो बिल्कुल दे सकता है। महारानी, अब तुम तीनों का अंतिम समय आ चुका है, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तभी हंसते हुए राक्षस राजा की पत्नी से बोलता है, रानी साहिबा, आप नहीं जानती कि आप इस पृथ्वी की नहीं और ना ही आपकी पुत्री इस पृथ्वी की राजकुमारी है। वर्षों पहले राजकुमार आप दोनों को पाताल लोक से यहाँ लाया था और उस पाताल लोक का द्वार यहाँ है, यहाँ मैं जानता था। रानी, पहले तुम पाताल लोक की राजकुमारी थी और मैं तुम्हारे पति को मारकर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को पाताल लोक से तालाब के रास्ते यहाँ इस पृथ्वी लोक पर लाया था ताकि तुम दोनों की बलि दे सकूं। पर मुझे बाद में पता चला कि मुझे सिर्फ तुम दोनों की बलि नहीं, बल्कि हमारे और तुम्हारे पुत्र की भी बलि देनी होगी, तभी मैं संसार का शक्तिशाली इंसान बन पाऊंगा। इस मायावी दैत्य ने मेरी मदद की और तुम्हारी याददाश्त मिटा दी। मैं अपने पुत्र के 5 वर्ष का होने का इंतज़ार कर रहा था और अब जैसे ही यह 5 वर्ष का हुआ है, मैं तुम तीनों को यहाँ दैत्यराज के पास बलि देने के लिए ले आया। तभी राक्षस ने एक मंत्र रानी और राजकुमारी के ऊपर फेंक दिया। ऐसा करते ही रानी को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। अचानक वो चीखती हुई बोली, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं पाताल लोक की रानी थी। तूने मेरे पति की हत्या कर दी थी। मैं बेहोश हो गई थी। तब मेरी दोनों पुत्रियां बहुत छोटी थी। ये सुनकर राक्षस चौंक गया और उसने राजा विक्रम से बोला,
अरे अरे राजा, ये रानी क्या कह रही है? तुमने तो बताया था कि तुम्हें वहाँ पाताल लोक में सिर्फ एक ही पुत्री मिली थी। यह झूठ बोल रही है। मुझे वहाँ एक ही कन्या मिली थी दैत्यराज, जिसे मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर ले आया। यह कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है यह? राजकुमारी की हमशक्ल उन सब को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, तुम दोनों पाताल लोक के निवासियों को इतना मूर्ख समझते हो? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। राजकुमारी की हमशक्ल की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। कुछ समय बाद उन सब ने अपने आप को उस चमत्कारी तालाब के पास खड़ा हुआ पाया, जहां पर राजकुमारी की हमशक्ल ने राजकुमारी को तालाब में धक्का दिया था। तभी राक्षस आश्चर्यचकित होकर राजा विक्रम से बोला, यह वही तालाब है जिसके नीचे पाताल लोक का द्वार खुलता है। हाँ, मुझे भी यह समझ नहीं आ रहा, इसके अंदर इतनी सारी शक्ति कहाँ से आई? तभी राजकुमारी हंसते हुए बोली, ये जो तुम्हारे सामने राजकुमारी खड़ी हुई है, ये असली राजकुमारी नहीं है। मैं राजकुमारी की हमशक्ल हूँ, जिसकी परवरिश पाताल लोक में हुई है। तुम एक बात में चूक गए। राजा विक्रम, तुम मेरे पिता की हत्या करके मेरी माँ और मेरी जुड़वा बहन को यहाँ पृथ्वी लोक पर ले तो आए, परंतु तुम नहीं जानते कि मेरी माँ की 2 जुड़वा बेटियाँ थीं। माँ और पिताजी के जाने के बाद मेरी परवरिश पाताल लोक के मंत्री ने की और उन्होंने बताया कि किस तरह इंसानों ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। तब से मैं बदले की आग में जल रही हूँ और अब समय आ गया है। इतना बोलकर राजकुमारी की हमशक्ल ने राजा विक्रम और राक्षस को तालाब में धक्का दे दिया। वो दोनों तालाब के अंदर डूब गए और अगले ही पल राजकुमारी ने रानी और उनके पुत्र के साथ तालाब में पनाह ले ली। उसके बाद उन सब ने अपने आप को एक महल में पाया और अगले ही पल वहां उन्हें असली राजकुमारी मिली। असली राजकुमारी अपने पिता की ओर देखकर बोली, जब मुझे मेरी हमशक्ल ने तालाब में धक्का दिया, तब मुझे लगा कि ये मेरे शत्रुओं की कोई योजना है। पर जब मैंने खुद को पाताल लोक में पाया और मुझे पता लगा कि मैं पृथ्वी लोक की नहीं बल्कि पाताल लोक की राजकुमारी हूँ, और किस तरह मुझे मेरे पिता के हत्यारे ने अपने गंदे मकसद के लिए पाला है। रानी की आंखों से आग निकलने लगी और इस आग में जलकर राजा विक्रम और राक्षस जलकर भस्म हो गए। राजकुमारी की हमशक्ल बहन रानी और राजकुमारी से बोली, अब राजकुमार आदित्य क्या करेंगे? हम पृथ्वीवासियों की तरह नहीं हैं। ये मेरा बेटा है और ये बड़ा होकर पाताल लोक का राजा बनेगा। ये पाताल लोक के राजा अपने पिता की जगह लेगा। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें मुस्कुरा दीं और सब कुछ सही हो गया।